दोस्तों 2026 विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है। ऐसे में हर पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और हमारी टीम मॉर्निंग टाइम उम्मीदवार के पास जाके आपके जो भी क्वेश्चन है और जो आपने ग्रीटिंग्स उम्मीदवार के लिए भेजी है वो लेके जा रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत ही मृदुभाषी संदीपन साहा जो इस वक्त इंटाली से टीएमसी के उम्मीदवार हैं, मैं उनके पास आया हुआ हूं और साथ में जो आपने ग्रीटिंग्स भेजी है, शुभकामनाएं भेजी हैं, वो संदीपन दा को दे रहा हूं। संदीपन दा, पूरे व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, हमारे टीम की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। दादा, आप प्रेजेंट में एमएमआईसी भी हैं, काउंसलर भी हैं और इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं कि हमारे टीम ने जब आपसे कंसल्ट करके बोला कि आपके एरिया के बहुत सारे लोग आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आपने बोला इमीडिएट आ जाइए, तो मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद देता हूं। साथ में आपकी पार्टी ने इस बार आप पे बहुत अधिक भरोसा दिखाया है। इस बार आप उम्मीदवार हैं एमएलए के, तो आप जब वोटर के पास जा रहे हैं तो उनसे क्या वादा कर रहे हैं? देखिए, वादा करने का ज़रूरत हम लोग को नहीं है, क्योंकि काम ही हमारा वादा है। लोग हमें इतने साल से देख रहे हैं काम करते हुए, तो हम लोग जाके लोगों से सिर्फ आशीर्वाद मांग रहे हैं, प्यार मांग रहे हैं, और बाकी काम तो लोग देख ही रहे हैं, तो अलग से बोलने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। दादा, इस बार की राहें क्या चैलेंजेस बहुत नज़र आ रहा है, या जैसा कि आपने बताया कि लोग देख रहे हैं तो राहें आसान है या चैलेंजिंग दिख रही है? देखिए, चुनाव है तो चुनाव को तो कोई भी इजीली लेना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पिछले 15 साल पूरे बंगाल में काम हुआ है, बंगाल आज जो दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे ऑपोजिशन के तरफ से कोई चैलेंज हमको नज़र आ नहीं रहा है, क्योंकि वो लोग तो बंगाल में है ही नहीं। जितने भी ऑपोजिशन है वो सिर्फ चुनाव के वक्त दिखते हैं, बाकी वक्त ये लोग लोगों के साथ या लोगों के लिए कोई काम करता हुआ नहीं दिखता है। दिखता है तो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही दिखता है। दादा, विरोध में जो पार्टियां हैं, खासतौर से बीजेपी, कांग्रेस, सब ने आपकी पार्टी के अगेंस्ट में करप्शन का मुद्दा उठाया है कि आपकी पार्टी ने काफ़ी करप्शन किया है। वेयरएज अभी ममता बनर्जी का जो मैनिफेस्टो आया उसमें वो देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री के रूप में नजर आई। उनकी सिंप्लिसिटी हवाई चप्पल और साड़ी में नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? वो तो सिंपल है, उनसे ज़्यादा सिंपल तो सचमुच कोई नहीं है, और ये बात तो सच्चाई है। हम लोग को एफिडेविट फाइल करना पड़ता है निर्वाचन कमीशन के पास, फॉर्म 26, जहाँ पे आपको आपका सब एसेट लायबिलिटी डिक्लेयर करना पड़ता है। यहाँ तो आप जो देते हैं आपके पास है वही आप देते हैं, तो वो सबसे गरीब मुख्यमंत्री है, ये तो प्रमाणित है। इस बात पे तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। दादा, आपके जो पूर्व मंत्री रहे हैं पार्थ चटर्जी, उनके यहाँ फिर से ईडी की रेड हुई और भी कई सारे लीडर्स को ईडी का नॉकआउट भी आया। क्या कहेंगे, इलेक्शन का समय चल रहा है? देखिए, जो भी नेता मंत्रीगण के पास अभी ईडी उनको बुला रहे हैं, ये केस ऐसा तो नहीं कि अभी केस दर्ज हुआ है इसलिए अभी बुलाने की ज़रूरत है। ये सारे पुराने केस हैं। चाहता तो इतने दिन में ये लोग बुला सकता था, इंक्वायरी कर सकता था और आगे बढ़ सकता था। क्योंकि चुनाव है, सुजीत बोस कैंडिडेट बना, रोथिन घोष कैंडिडेट बना, क्योंकि चुनाव है। चुनाव के प्रक्रिया में ये लोग अभी व्यस्त है। इनको डिस्टर्ब करने के लिए, चुनाव के प्रक्रिया में ये लोग व्यस्त है, उस पर बाधा डालने के लिए इनको अभी बुलाया जा रहा है। हम लोग बहुत दिन से बोल रहे हैं कि ये सेंट्रल एजेंसी सीबीआई, ईडी को बीजेपी, केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपोजिशन का आवाज़ बंद करने के लिए। बंगाल में ये कर नहीं पा रहा है, इसलिए डेस्परेट हो चुका है कि चुनाव के वक्त भी बुलाना पड़ रहा है। दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। दादा, आप ही के पार्टी के नेता हैं मदन मित्र, उन्होंने कुछ दिन पहले ही बोला है कि पैसे देकर टिकट कहने की बात कही है। वेयरएज आप एक ऐसे नेता है जिनकी छवि एकदम क्लीन है, नीट है, क्या कहेंगे आप? देखिए, तृणमूल कांग्रेस दल में ऐसा नहीं होता है। पूरा साल आपका जो कार्य है उसका इवेल्युएशन होता है, और इवेल्युएशन का द्वारा ही अल्टीमेटली किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये दल सिद्धांत लेता है। उसका तो सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। मुझे तो नहीं पता था मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे काम को देखते हुए दल ने ये फैसला लिया है। तो ऐसे ही तो होता है, हमारे दल में टिकट मिलता है पूरी आपके काम के ऊपर, आप वो केंद्र में आप फिट हो कि नहीं, ये इवेलुएट करके ही टिकट दिया जाता है। दादा, इस बार हुमायूं कबीर ने जो नई पार्टी बनाई है,
क्या लगता है उनकी पार्टी के द्वारा मुस्लिम वोट डेंट होगा या आपको विश्वास है कि मुस्लिम वोट फिर से आपको मिलने वाला है? अभी एक वीडियो आ गई है ना, बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, वोट बांटने की बात कर रहे हैं। क्या बंगाल के लोग इसको अच्छे तरीके से लेंगे? ऐसा इंसान जो वोट का सौदा कर रहा है, वोट तो सौदा का चीज नहीं है। वोट आप लोगों के पास जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस जीतते हैं, उनका विश्वास हासिल करते हैं, तब आपको वोट मिलता है। और यहाँ पे हम लोग वीडियो में देख रहे हैं सरासर वो वोटों का सौदा कर रहे, वो भी किसके साथ? बीजेपी के साथ। तो वो तो डूबेंगे ही डूबेंगे। संग में बीजेपी का भी जो चरित्र है ये भी सामने खुलासा हो चुका है, वो भी डूबेगा, बीजेपी भी डूबेगा। लेकिन अमित शाह ने कहा है कि दीदी ऐसे हजारों वीडियो बना सकती है और हुमायूं कबीर ने भी कहा है कि हम इसको कोर्ट में देखेंगे। क्या कहेंगे? चाहे कोर्ट में जाए, प्रूफ करे कि ये फॉल्स वीडियो है। ये पहले प्रूफ करे। जो आदमी ये वीडियो बनाया है वो खुद जन समक्ष में आके वो बोल रहा है कि मैंने ये वीडियो बनाया है, तो ये बात का तो सच्चाई है। अगर नहीं है तो आप जाके प्रूफ कीजिए, लेकिन अभी फिलहाल जनता की अदालत में जवाब दीजिए। जनता की अदालत में जवाब दीजिए। दादा, एसआईआर और एसआईआर के कारण आपके क्षेत्र में भी हजारों वोटर वोट से वंचित हैं। आपको क्या लगता है कि इस कारण से क्या ये चीज़ आपके फेवर में जाएगी या लोग ये या इसमें कहीं डेंट दिखता है आपको? देखिए, ये बहुत दुखद बात है कि 99% भारतीय के पास जो डॉक्यूमेंट होता है वो आधार कार्ड और वोटर कार्ड। क्यों? ये विश्वास दिलाया गया है लोगों को कि आपके पास अगर आधार कार्ड और वोटर कार्ड हो तो आपको और कोई डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जगह आधार कार्ड वोटर कार्ड का इस्तेमाल होता है। आधार कार्ड भारतीय सरकार इशू करता है, वोटर कार्ड निर्वाचन कमीशन इशू करता है। क्या अवस्था है सोचिए, खुद के दिए हुए डॉक्यूमेंट को खुद ही बोल रहे हम नहीं मानते, चैलेंज कर रहे हैं। इससे जनता के ऊपर एक प्रभाव गिरा है। इस एसआईआर में जिस तरीके से जनता हैरानी परेशानी हुआ है, जो लोग पहले बीजेपी को वोट देते थे वो लोग भी इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई तुम प्रमाण करो कि तुम भारतीय नागरिक हो, तब तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। ये कैसा सवाल है? ये सवाल आज जो पूछा जा रहा है, जो लोग जनरेशन आफ्टर जनरेशन यहाँ पे रहते हैं, इनके पूर्वज यहाँ पे रहते थे, उनसे पूछा जा रहा है कि आप पहले प्रमाण करो। 91 लाख वोटर लिस्ट में नाम कट गया, उसमें से 63% हिंदू वोटर का नाम कट गया। कहाँ जाएंगे ये लोग? पुशबैक करेंगे इनको भी? कहाँ भेजेंगे इनको आप? ये लोग एंटी इंडियन है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंटी इंडियन है। दादा, ममता बनर्जी ने भी कहा है 250 लोग एसआईआर में मारे गए। वेयर एसआईआर फर्स्ट टाइम इंडिया में नहीं हुआ है, पहले भी एसआईआर हुआ है। तो आपको क्या लगता है एसआईआर के प्रोसेस में चूक कहाँ हुई? 2002 में एसआईआर हो तो पता भी नहीं चला था, कब हुआ कब खत्म हुआ पता भी नहीं चला था। 42 लाख वोट ऐड हुआ था 2002 में एसआईआर के दौरान। क्यों? क्योंकि उस बार मकसद था कि वोटर लिस्ट को हम लोग उसको डेटा को सैनिटाइज करें। समय के साथ जो लोग हैं, परिवार के सदस्य, उम्र होता है, चले जाते हैं इस दुनिया छोड़ के, लेकिन कभी कभी उनके नाम रह जाते हैं, कोई कारण डिलीट नहीं हो पाता है। तो एसआईआर में डेटा सैनिटाइजेशन का काम होता है, यही उद्देश्य होना चाहिए। बट इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके बीजेपी एसआईआर को यहाँ पे एसआईआर को इम्प्लीमेंट किया है कि यहाँ पे वोटर लिस्ट से वोटरों का नाम काटे। 2024 में भी जो वोट दिए हैं उनका भी बोल रहे हैं कि 24 में तुम्हारा वोट वैलिड था, लेकिन 26 में तुम वोट नहीं दे पाओगे, तुम वोटर नहीं हो। तो ये एक अद्भुत परिस्थिति, गणतंत्र का हत्या है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है हर व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर है वो अपना वोटाधिकार प्रयोग कर सके, ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन, गणतंत्र का हत्या कर रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। दादा, आपके एरिया में इलीगल बिल्डिंग का मुद्दा रहा है, वेयरएज कुछ जो काम बाकी रह गए हैं उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, कैसे पूरा करेंगे आप उसको? देखिए, राहाबाग बिल्डिंग का हमें ये पता नहीं चलता है कि कौन सा बिल्डिंग सैंक्शन का है और कौन सा नहीं है। अब मीडिया इतना सक्रिय हो गया है कि मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग बन रहा है और हमें लग रहा है कि ये बिल्डिंग हो सकता है सैंक्शन में नहीं है,
हम अगर कोई आदमी उधर भेजेंगे पूछने के लिए, वो क्या करेगा, कोई ना कोई मीडिया वालों को पकड़ लेगा। फिर वो मीडिया आएगा, फोटो उठाएगा, उठा के उस आदमी को टीवी में गोल करके दिखाएगा कि देखिए ये संदीपन शाह का करीबी आदमी है, जो बिल्डिंग बन रहा था वहां जाके रुकावट डाल रहा है, तोलाबाजी कर रहा है। इससे हमें दूर रहना है। अगर शक होता है तो हम बिल्डिंग डिपार्टमेंट, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जनाते हैं, बताते हैं कि हमें लग रहा है इस पे सैंक्शन है कि नहीं, आप देख लीजिए। उसके बाद का कार्रवाई बिल्डिंग डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन और जो बना रहा है उनका, हम लोग का कोई हाथ नहीं। आपका कहना ये है कि आपको जब मालूम चलता है तो आप रिलेटिंग जो डिपार्टमेंट है उसको भेज देते हैं सो दैट कार्रवाई हो, और आप ये चाहेंगे कि आपके एरिया में कोई भी ऐसी चीजें ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। दादा, मेरे बहुत सारे व्यूअर ने एक चीज बोली है कि संदीपन दा के पास जब आप जाएं तो जरूर बोले कि उनकी स्माइली फेस वो बहुत पसंद है, ऐसे ही आप स्माइल करते रहें। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि आप जब एमएलए बन के अगर आते हैं तो उनको, आपको जैसे अभी बहुत कोई एक्सेस कर लेता है, हर कोई एक्सेस कर लेता है, तो उस समय आपको एक्सेस कहाँ और कैसे करेंगे? एक्सेस जैसे होता है वैसे ही होगा। फोन नंबर, ये मेरा फोन नंबर पिछले 20 साल का फोन नंबर है, फोन नंबर चेंज नहीं हुआ। अभी भी कोई भी फोन करे, कितने बजे भी करे, हम फोन उठाते हैं। अब एमएलए बनने के बाद तो जिम्मेदारी बढ़ेगा। अगर जिम्मेदारी बढ़ता है तो जिम्मेदारी को निभाने का मानसिकता भी और बढ़ता है। तो जैसे हम सबको हमेशा मिलते आए हुए हैं, आने वाले समय में भी इसी तरीके से सबको हमेशा मिलते आते रहेंगे। वोटर को आप क्या कहना चाहेंगे दादा? वोटर को सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि 29 तारीख को जाके अपना वोट जरूर दे। ये हमारा अधिकार है और भारतीय होने के नाते अपना वोटाधिकार प्रयोग करना सबका जिम्मेदारी भी है। और जब आप जाइएगा, अपने अंतरात्मा से पूछिएगा किसको वोट देना है, तो अपने आप जवाब मिल जाएगा कि जोड़ा फूल में ही देना है। तृणमूल का मुझे नहीं लगता कि कोई है। वोट डिफरेंस सेकेंड पार्टी से इतना ज़्यादा है कि उसको हम प्रतिद्वंदी नहीं कह सकते हैं। हम लोग का प्रतिद्वंदी हम लोग खुद है। हर साल ममता बनर्जी एक बेंचमार्क बनाती है काम का। 5 साल में, उनके 5 साल के कार्यकाल में वो बेंचमार्क को अचीव करती है, फिर और ऊंचा एक बेंचमार्क बनाती है, फिर उसको भी अचीव करती है। एक तरफ हमारी नेत्री ममता बनर्जी जिस सुचारू रूप से स्टेट को चला रही है, हमारे स्टेट मतलब बहुत ही सुचारू रूप से आगे बढ़ रहे हैं, शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति के राह में चल रहे हैं। और दूसरे तरफ हमारे सबके प्रिय नेता अभिषेक बनर्जी, वो जिस तरीके से दल का ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हैं, उनको देख के यंग जनरेशन यूथ जिस तरीके से पार्टी में जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे तो और कोई स्पेस बचता ही नहीं है। पूरा स्पेस तो कवर्ड है और बाकी कोई ना कोई तो सेकंड होगा। वो कितने भी पीछे रहे, सेकंड तो कोई ना कोई होगा। अब सेकंड बहुत दूर का सेकंड है। अभी बीजेपी को देख रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम अपने आप में लड़ रहे हैं कि कौन सेकंड होगा। फर्स्ट तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस बना हुआ है और बना हुआ ही रहेगा। आपके काम पे आपको वोट दे, जनता आपके साथ में रहे, ऐसी सब शुभकामनाओं के साथ मैं विष्णु अग्रवाल पूरे टीम के साथ, पूरी जनता के साथ आपको फिर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। नमस्कार।